हेलो दोस्तों, आपका जॉनटेक के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जॉनटेक टीम ने एक आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है BCTQ, बिल्ड अप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हमने आपको सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं, और आपकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो हमने आज ली है कौन सी, सर्किट एनालिसिस। तो आज हम सर्किट एनालिसिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें 5 वोल्ट की क्या दी हुई है, बैटरी, एक 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, और एक हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स हमें दिया हुआ है और एक 1 किलो ओम का हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि जो हमें सर्किट दिया गया है उसके लिए हमें एक तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है थेवेनिन वोल्टेज। अब इसमें दिक्कत कहाँ है कि अगर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं, लेकिन कौन से वोल्टेज सोर्स, मैं किस एनर्जी सोर्स की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट। जैसे कि ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये आपका क्या है, डिपेंडेंट। और कौन सा है ये, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो जो भी वोल्टेज सोर्स हैं वो तो आप क्या कर देते हो, शॉर्ट, और जो करंट सोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन। लेकिन कौन से, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंट। तो जब हम आरटीएस निकालेंगे तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो आप आसानी से क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हो और करंट सोर्स को आप ओपन कर देते हो। लेकिन यहां पर हमें अब ये दिया हुआ है क्या, डिपेंडेंट सोर्स। तो जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है सर्किट में और आपसे आरटीएच की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे, आप दो चीज कर सकते हो वहां पर। क्या, या तो आप 1 एम्पियर का करंट सोर्स ले सकते हो, या फिर आप 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स। उससे क्या होगा, आपको पता है कि जो R होता है वो क्या होगा, V/I। तो यहां पर या तो आप वोल्टेज सोर्स ले लो या करंट सोर्स। अगर मैंने वोल्टेज सोर्स लिया तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो वहां आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओनली करंट। अगर आपने करंट सोर्स लिया है तो करंट सोर्स क्या हो गया, 1 एम्पियर, और वोल्टेज आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा सर्किट है इसमें मैं क्या देखता हूं कि हमें जो फाइंड करना है आरटीएच, और जो आरटीएच हमें फाइंड करना है वो किस टर्मिनल पे करना है, ए और बी के अक्रॉस। तो ए और बी के अक्रॉस हमें आरटीएच फाइंड करना है, तो वहीं पे मैं या तो वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा या करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स या तो 1 वोल्ट का हो सकता है और करंट सोर्स 1 एम्पियर का। तो मैं अभी इस केस को, इसमें जो कौन सा केस लेता हूं, मैं 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स लेकर इस आरटीएच को मैं फाइंड करता हूं। तो अगर हम आरटीएच अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा केस, तो हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द आरटीएच। हमें क्या फाइंड करना है, आरटीएच फाइंड करना है। तो आरटीएच फाइंड करने के लिए हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट या ओपन। चूंकि यहां पर हमें क्या दिया है, वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट। और इधर हमारा क्या हो गया, एक और रेजिस्टेंस, और क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है डिपेंडेंट, और क्या है हमारे पास, एक हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और ये टर्मिनल क्या हो गया, ए, और ये टर्मिनल क्या हो गया, बी। यहां पर हमें 2 किलो ओम, और यहां पर हमें क्या है, मिला है 2 किलो ओम, और ये है हमारे पास +-3 VA B, और यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 किलो ओम।
क्या है 1 किलो ओम। अब हमें आरटीएस फाइंड करना है, तो आरटीएस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V अपॉन आई। तो V हमें नहीं पता, I हमें पता है कैसे। अब हमने क्या किया, यहां पर एक करंट सोर्स यूज किया और कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का। हमने क्या किया, एक करंट सोर्स यूज किया और 1 एम्पियर का। अब यहां पर हम दो नोड लेते हैं, एक और दो नोड हो गई। तो ये हो गया हमारा क्या, V1 और ये हो गया हमारा क्या, V2। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल में। तो यहां से अगर मैं KCL लगाता हूं, क्या लगाता हूं, अप्लाई KCL। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V1/1 आएगा, नहीं आएगा, 2/2 प्लस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या होगी मेरी सुपर नोड। तो V1/2, V1 बाई और 2 और 2 क्या हो गया पैरेलल में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, V2/1 और ये करंट कहा जा रही है अंदर, तो इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1। ये आ गया, ठीक है। तो अब यहां से एक और आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, V1 और क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 और ये हो जाएगी हमारे पास -3 VAB माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 3 VAB प्लस V2। तो अगर हमें V2 फाइंड हो जाएगा, जो V2 हमें यहां पर मिलेगा वही हमें क्या मिलेगा, ये वोल्टेज मिलेगा। और चूंकि ये जो वोल्टेज है वो क्या है, VAB, और ये वोल्टेज, तो V2 जो है मेरा क्या हो जाएगा, VAB होगा, नहीं होगा, V2 इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, VAB। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, V2 इज इक्वल टू VAB। तो यहां से मेरा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 VAB प्लस VAB 4 VAB। ये आ गया। अब इस V1 की वैल्यू को मैं कहां पुट करता हूं, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 4 VAB प्लस V2 क्या है, खुद VAB है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 VAB इज इक्वल टू 1। तो यहां से VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 होगा, नहीं होगा। और हमारा IAB कितना है, 1 एम्पियर है, नहीं है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं, जो RTH होगा या क्या होगा, RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VAB अपॉन IAB। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.2 किलो ओम। तो जो RTH है मेरा वो क्या आ गया, 0.2 किलो ओम। तो यहां से मैं RTH को फाइंड करता हूं और जो मेरा RTH है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.2 किलो ओम। तो मेनली यहां पर अपना इस क्वेश्चन को करने का पर्पस क्या था, ये पर्पस था कि जब भी आपके पास कोई भी आपको डिपेंडेंट सोर्स अगर मिलता है आपके क्वेश्चन में, तो दिक्कत कहां आती है हमें, RTH फाइंड करने में। दिक्कत कहां आती है हमें, RTH फाइंड करने में। तो जब भी आपको RTH फाइंड करना हो डिपेंडेंट सोर्स के लिए, तो आपको सिंपल दो काम करने हैं। क्या, या तो आप एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लो जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें RTH फाइंड करना है, या फिर आप क्या करो, या फिर
1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लो, लेकिन वो लगाने कहां पर है आपको, वो आपको वहीं पे लगाने हैं जहां पर आपसे आरटीएच पूछा गया है। जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपसे आरटीएच फाइंड करने के लिए बोला जाता है, वहीं पर आपको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का आप यूज करोगे। ठीक है। अगर अब यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, वीटीएच, तो वीटीएच में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीटीएच के लिए हम सिंपल क्या बोलेंगे, ओपन, ये हमारा क्या है, टर्मिनल ओपन, इसके अक्रॉस हमें वीटीएच निकालना है। और हमें पता है, अभी हमने देखा है, जो वीटीएच इसके अक्रॉस होगा वहीं यहां पर वोल्टेज होगा, नहीं होगा। और वीएबी इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, V2, सिंपल। तो अगर अब हमें थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करना है, क्या करना है, थेवेनिन वोल्टेज, फॉर फाइंड द VTH, तो VTH अगर हमें फाइंड करना है तो वहीं हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, क्या है हमारे पास, 5 वोल्ट 2 किलो ओम, 5 वोल्ट 2 किलो ओम, 2 किलो ओम। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एक डिपेंडेंट सोर्स, और यहाँ पर हमने एक क्या यूज़ किया है, 1 किलो। ये हो गया प्लस माइनस 3VAB, और ये टर्मिनल हमारे क्या हो गए, 2 टर्मिनल हो गए, A और V, और ये हो गया हमारा 1 किलो ओम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नोड मान लेते हैं, V1 एंड V2, ठीक है। और जो V2 होगा वो नथिंग बट VAB, और VAB ही क्या है, VTH, होगा नहीं होगा, तो वहीं दोबारा हम लगाते हैं, तो V1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, होगा नहीं होगा, प्लस V1 बाई 2 होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस V2 बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये आ गई। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो V1 माइनस 5 प्लस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 5। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकंड हमारी क्या बनेगी, एक और इक्वेशन बनेगी, क्योंकि 2 नोड हैं, तो यहाँ से एक सुपर नोड हो जाएगा, V1 माइनस 3VAB माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू 3VAB प्लस V2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आपको पता है कि VAB ये है, V2 इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VTH। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू, मैं VTH लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3VTH प्लस VTH 4VTH। अब इस V1 की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करता हूँ, 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 4VTH प्लस ट्वाइस ऑफ V2 इज इक्वल टू क्या है, VTH इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8VTH प्लस
2 VTH इज इक्वल टू 5 और यहाँ से मेरे पास VTH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो ये VTH फाइंड हो गया मेरा। तो यहाँ से मेरा VTH कितना आ गया 0.5 वोल्ट। तो यहाँ से VTH क्या आ गया आपका इस क्वेश्चन का 0.5 वोल्ट। तो बात समझ में आई आपको किस तरह से एक डिपेंडेंट सोर्स के लिए अगर हमें RTH फाइंड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। VTH में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, VTH आप फाइंड कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम होती है हमारे किसके लिए RTH के लिए, ठीक है। तो या तो थेवेनिन की बात कर लो आप या नॉर्टन, अगर नॉर्टन से भी वो निकलवाता है तब भी आप क्या यूज करो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेटवर्क आर सेड टू बी डुअल। डुअल का मतलब क्या होता है? डुअल का मतलब क्या होता है कि एक मेरा कोई नेटवर्क है, इसका वोल्टेज सोर्स है मेरा कुछ भी और इसके रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3। अब मैंने क्या किया, क्या लगाऊंगा इसमें मैं, ये मेरे पास क्या मिल गया एक क्लोज लूप। तो मैंने एक लूप और मुझे पता है कि KVL हो गया, ये क्या हो गया KVL, होगा नहीं होगा। तो यहां से जो टोटल वोल्टेज है V और यहां से ये आ गई I, तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू I ऑफ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी नेटवर्क को अगर मैं कुछ इस तरह से यूज करता हूं, तो ये हो गया हमारा क्या I। तो यहां पर अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा I1 I2 और ये क्या हो जाएगा I3, होगा नहीं होगा। और मैंने मान लिया ये एडमिटेंस में मान के चल रहा हूं, ठीक है, Y1 Y2 एंड Y3। तो यहां पे जैसे मैंने KVL अप्लाई किया है तो इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा KCL। जहां पे ये सीरीज में लगे हुए थे मेरे, यहां पर मैंने इनको क्या लगा दिया पैरेलल में। यहां पर क्या आ जाएगा आपका कंडक्टेंस आ सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने इनको क्या लगा दिया पैरेलल में, बात समझ में आ रही है। यहां मैंने इनको सीरीज में लगाया, यहां मैंने इनको पैरेलल में लगा दिया। यहां मैंने वोल्टेज सोर्स यूज किया, यहां पर मैंने क्या यूज किया करंट सोर्स। यहां मेरा KVL अप्लाई हुआ, यहां पर केस में क्या होगा मेरा KCL बोले तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 जो है वो क्या हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा मेरा V ऑफ Y1 Y2 प्लस Y3, होगा नहीं होगा। ये होता है मेरा डुअल नेटवर्क, एनालॉगस। बात समझ में आ गई। डुअल नेटवर्क अगर मान लो यहां पर होता मेरा क्लोज सर्किट तो इसको हम क्या कर देते ओपन। ये सब मेरा क्या होता है डुअल नेटवर्क। तो यहां पर अगर हम बात करें डुअल की तो क्या देयर नोड इक्वेशन आर सेम, तो क्या आपको दिख रही है यहां पर कुछ ऐसा, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, द लूप इक्वेशन, क्या लूप इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस, यहां पर आपसे क्या बोला है एनालॉगस टू द नोड इक्वेशन ऑफ द अदर। चलो इसके बारे में हम सोचेंगे। देयर लूप इक्वेशन आर सेम, क्या आपको दिख रहा है ऐसा। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, द वोल्टेज सोर्स बिल्कुल ऑफ वन नेटवर्क आर करंट सोर्स ऑफ द अदर। क्या बोला आपसे, द वोल्टेज सोर्स ऑफ वन नेटवर्क आर द करंट सोर्स ऑफ द अदर, ऐसा हो सकता है क्या।
यहां आपसे क्या बोलता वो एनालॉगस, तो आप इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते थे। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा है, बोला है कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उस वही वोल्टेज सोर्स क्या करंट सोर्स बन सकता है क्या? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V/R करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हां, अगर ये बोलता है एनालॉगस, तो एनालॉगस अगर बोलता तो ये ऑप्शन के लिए भी हम टिक कर सकते थे। लेकिन इसने डायरेक्ट क्या बोला, द वोल्टेज सोर्स ऑफ वन नेटवर्क आर द करंट सोर्स ऑफ द अदर। ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या होता है V/R, तो कुछ तो चेंज होगा दोनों में। एनालॉगस अगर बोलता तो हम इस ऑप्शन पे भी जा सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। द लूप इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस टू द नोड इक्वेशन ऑफ द अदर। तो बात समझ में आया कि हमारे अगर दो नेटवर्क डुअल हैं तो डुअल की प्रॉपर्टी समझ में आई कि डुअल की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीज। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रीज होती क्या हैं, किस तरह से हम ट्रीज को बनाते हैं। तो ट्रीज को समझने से पहले हमें एक नेटवर्क समझना पड़ेगा, और नेटवर्क के थ्रू पहले हमें यह समझना होगा कि हम डायरेक्ट नेटवर्क से ट्रीज को बना सकते हैं। तो नेटवर्क को पहले हम किस में चेंज करते हैं, ग्राफ में, देन हम ग्राफ से किस पे जाते हैं, ट्री में। बात समझ में आ रही है कि जैसे आपको कोई भी एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये क्या है, मेरे पास एक नेटवर्क है। अब इसमें हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है कि ये हो गई मेरी I1, ये हो गई मेरी I3, ये हो गई मेरी I2, ये हो गई मेरी I4, ये हो गई मेरी I5 और ये मेरी हो गई I6। तो पहले हमें इस नेटवर्क को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राफ में। तो ये तो मेरा क्या हो गया, सिस्टम नेटवर्क। तो इसको अगर हम यहां पे क्या कंडीशन होगी जब हम ग्राफ में चेंज करेंगे, इफ नेटवर्क विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्या, इफ नेटवर्क विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑल एनर्जी सोर्सेस आर रिप्रेजेंट देयर इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स के लिए तो क्या होता है 0 और करंट सोर्स के लिए क्या होता है इनफाइनाइट। तो अगर अब हमें इस नेटवर्क को किस में चेंज करना है, ग्राफ में, इसको हमें किस में चेंज करना है, ग्राफ में। तो ग्राफ में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले नोड देखते हैं कितनी है, 1 2 3 और 4। ये क्या कहलाती हैं आपकी प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो ये नोड हो गई, इनका हमने नामकरण कर दिया क्योंकि नामकरण तो जरूरी है। हमें क्या पता कौन सी नोड होगी, ये हमने नोड ए दे दी, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको सी और इसको डी। तो हमारे पास अब कितनी नोड हो चुकी हैं, 4।
तो एक ये नोड, एक ये नोड हो गई, एक ये और एक ये नोड। अब नोड ए और डी की बात करें तो ये क्या लगा हुआ है, एनर्जी सोर्स, और क्या है वो वोल्टेज सोर्स। और मैंने आपको क्या बताया कि वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, वो क्या हो जाता है जीरो, मतलब उसके इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम चेंज कर देते हैं। तो जीरो होते ही क्या बन जाएगी, एक ब्रांच बन चुकी है ब्रांच। अगर हम इस ब्रांच की में डायरेक्शन देखें करंट की तो वो क्या है, इस तरह से है। और ये जो आपको करंट की डायरेक्शन है ये काम आती है आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। हम अदर क्वेश्चन होगा अगर इसमें तो हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है। जितना हमें अभी पता है उतना हम बता देते हैं आपको। मतलब अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का तो वहां हम मैट्रिक्स की भी बात करते हैं। आपकी दो तरह की इसमें मैट्रिक्स होती है, एक तो इंसिडेंस मैट्रिक्स और एक रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप मैट्रिक्स अगर बनाते हो तो वो ग्राफ के थ्रू ही आपको बनानी होती है। तो तब आपको क्या देखना होता है, करंट की डायरेक्शन, कि करंट जो है वो नोड ए पर इनकमिंग है या आउटगोइंग है। ऐसे ही नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी तीनों के लिए अलग अलग मेरी क्या बनती है, पूरी एक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें ए नोड की, तो ए नोड पर एक तो हो गया हमारा I6 और एक नोड पर एक हो गया हमारा I1, और ये इसको हमने किस में चेंज कर दिया, ब्रांच की फॉर्म में। और यहां पर हमारा क्या आ गया, I1, और एक हमारा हो गया ए से सी तक, एक हमारा क्या हो गया ए से और सी तक। और इसमें करंट की डायरेक्शन है I4। ये तो बात हुई हमारी नोड ए की। अब हम बात करते हैं नोड बी पर। बी पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो गई हमारी नोड बी। तो नोड बी की अगर हम बात करें तो नोड बी से नोड सी एक ब्रांच हो गई, और जिस पे करंट क्या हो गया I2। बी से कहां जा रही है एक, और इस पे करंट है I3। अब बात करते हैं अपन सी की। तो सी और डी के बीच में क्या है, और इसमें करंट है मेरा I5, और ये हो गया डी। तो यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस तो कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेस को हम स्मॉल बी से प्रेजेंट करते हैं 6, और नंबर ऑफ जो नोड हैं वो कितने हो गए यहां पर 4। ये तो बात हुई ग्राफ की। अब बात करते हैं हम ट्री की। तो ट्री क्या है, एक सब ग्राफ है किसका, कनेक्टेड ग्राफ का। क्या बोला मैंने, ट्री इज ए सब ग्राफ ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, या हम बोल सकते हैं ट्री इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, जिसमें सारी नोड जो हैं, जितनी नोड होती हैं ग्राफ में, उन सब नोड को तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि आपका क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। क्लोज लूप का मतलब है कि आप जब ट्री को अगर डिजाइन करते हो, अगर मैंने मान लो इससे हम बताएं कि हमें इससे ट्री डिजाइन करना है, तो ट्री को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे कि ये ए बी सी डी चारों जो नोड हैं वो भी यूज होनी चाहिए, साथ में हमें यह भी देखना होगा कि हमारा कोई क्लोज लूप ना बने। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इससे ट्री बनाना चाहूं तो मैं ट्री क्या इस तरह से बना सकता हूं क्या, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3 और चारों नोड आ गई। क्लोज लूप नहीं बनेगा तो इसको हटा दिया मैंने, इधर इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्री बनाते हो तो ट्री होता क्या है, एक कनेक्टेड सब ग्राफ होता है कनेक्टेड ग्राफ का, जिसमें हमें सारी नोडों को यूज करना होगा। मतलब जितनी भी नोड बनी हुई है ग्राफ के अंदर, ग्राफ को हमने जितनी भी नोड के द्वारा बनाया है वो सारी नोड हमें यूज करनी होगी। लेकिन हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि आपका जो ट्री है वो क्लोज लूप नहीं बनता। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहां पर ट्री की बात करें, ट्री
तो ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री होती है n की पावर n-2, वेयर n क्या है आपका, नंबर ऑफ नोड, n की पावर n-2। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ को मैं कुछ इस तरह से डिजाइन करता हूं। तो ये हो गया हमारा नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। अब इसमें आप देखो कि ये तो मेरी जो सॉलिड लाइन है वो तो मुझे क्या दिखाती है, ट्विग। क्या दिखाती है, ट्विग। और ये जो मेरी डॉटेड लाइन है वो मुझे क्या दिखाती है, लिंक या चोट। क्या बोलते हैं हम इनको, लिंक, और इनको हम बोलते हैं ट्विग। तो अगर मैं ट्यूब की बात करूं तो यहां पर अगर मैं इसको, करंट क्या थी मेरी इसमें, I1, I2 और I3, तो इसको मैंने लिख दिया 1 2 3। ये हो गई हमारी 4 5 एंड 6। तो हम अगर ट्री की बात करें तो ट्री 1 2 और 3, ये हमारी क्या हो गई, ट्विग। क्या हो गई, ट्विग। अब हम बात करते हैं को ट्री की। तो कोर ट्री क्या हो जाएंगी आपकी, 4 5 6, और ये हो गई आपकी लिंक या जोड़। तो अगर हम यहां पर ट्यूब की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सॉलिड लाइन से। क्या, अगर हम ट्यूब की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से, और अगर हम लिंक की बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। अगर हम यहां पर फॉर्मूला की अगर बात करें तो नंबर ऑफ ट्यूब क्या होता है, n-1, और नंबर ऑफ क्या हो जाएगी, लिंक या जोड़। ये क्या होता है, v-n+1। यहां पर n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ नोड। अब यहां पे जो मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू n की पावर n-2, ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी मेरा रिपीट नहीं हो रही है ब्रांच। मतलब अगर मान लो इसी ग्राफ में, अगर मैं इसी ग्राफ में क्या करूं, एक ब्रांच रिपीट कर देता हूं इस तरह से, सेम नोड पर 2 ब्रांच रिपीट हुई नहीं हुई, तो अब इसके लिए ये मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे एक ही नोड पर 2 ब्रांच रिपीट हो रही हैं तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंड द नंबर ऑफ ट्री। तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मैट्रिक्स। और इसका फॉर्मूला होता है, जब इस तरह से अगर आपके पास ग्राफ आ जाता है तो इसके लिए फाइंड अगर करना है आपको नंबर ऑफ ट्री, तो वो क्या, कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट a की पावर t, डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट a की पावर t, वेयर a क्या है आपकी, a क्या है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्या है आपकी
बात समझ में आ रही है? तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो अगर आप इस ग्राफ की अगर मैट्रिक्स बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे आप? ए बी सी और डी, नोड एक तरफ लिख लोगे इधर, ठीक है। ये मेरा अगर मैं ये अभी मैंने ब्रांच को क्या कर दिया? डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं क्या बनाता हूं, एक इसके लिए मैट्रिक्स बनानी है। तो इसके लिए अगर मुझे मैट्रिक्स बनानी है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? यहां पर मैंने नोड लिख दी ए बी सी और डी, और यहां पर ऊपर मैं क्या लिख देता हूं? जो भी करंट है, I1 I2 I3 I4 I5 और I6। और फिर मैं देखता हूं कि नोड ए पर कौन सी करंट आउटगोइंग है और कौन सी करंट इनकमिंग है। और ये आपको पता है कि अगर मेरी करंट इनकमिंग हो रही है तो आप क्या लोगे? माइनस, और अगर आउटगोइंग हो रही है तो आप लोगे प्लस, ठीक है। ओवरऑल मेरा क्या आना चाहिए? 0, ठीक है। ये होती है मेरी इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैट्रिक्स। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब हम करेंगे, मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्री। ट्री के बारे में हमें बताना है। ट्री कंटेन ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। मैंने बताया आपको कि जैसे इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों नोड हमारे रिप्रेजेंट होते हैं किसमें? ट्री में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ए ट्री शैल कंटेन एनी वन ऑफ द लूप। क्या बोल रहा है ये कि ए ट्री शैल कंटेन एनी वन ऑफ द लूप। क्या ये पॉसिबल है केस? यही तो मैंने आपको बताया था कि यही आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ट्री डिजाइन करते हो तो आपका लूप नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एट लीस्ट वन ट्री। बिल्कुल सिंपल, एक ट्री तो होगी ही होगी, तो ये सही। तो आपके ऑप्शन क्या आ जाएंगे? 1 और 3। तो बात समझ में आई बच्चों कि किस तरह से हम हमारी ट्री ग्राफ को हमने इस तरह से समझा है। तो होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ट्री और ग्राफ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, the Thevenin equivalent pair voltage impedance as seen at the terminal P और Q is given by। तो वही हमें क्या निकालना है? VTH और RTH। तो सिंपल आप क्या करोगे यहां पर? अगर आपको यहां पर क्या निकालना है? VTH। तो VTH फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके अक्रॉस हमें VTH निकालना है। ये हमारा क्या है? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट है तो ये 10 ओम है और ये 10 ओम है, तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट, तो हमारा VTH कितना आ गया? 2 वोल्ट। मतलब 4 वोल्ट और 4 वोल्ट हमारे कैंसिल हो गए। अब अगर हमें क्या निकालना है? RTH। RTH अगर हमें फाइंड करना है तो RTH के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट होगा, नहीं होगा? वोल्टेज जो सोर्स है ये हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और जैसे ये शॉर्ट हुआ तो इसका कोई काम नहीं, और हमारे क्या रह जाएंगे? 2 रेजिस्टेंस, और जो कि क्या है हमारे? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में होते ही हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 वोल्ट और 5 ओम। किरचॉफ लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट बिट। हमें पूछा गया है कि जो किरचॉफ लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है नॉन लीनियर के लिए, पैसिव, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कौन से पैरामीटर होते हैं आपके? जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं उसके लिए आपका किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। किरचॉफ लॉ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू केसीएल। जो है हमसे क्या पूछा गया है कि जो केसीएल है वो एप्लीकेबल है क्लोज लूप इन ए सर्किट, जंक्शन इन ए सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्लोज लूप के लिए तो हमारा क्या होता है? केवीएल। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मतलब ये गलत हो गया तो ना तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आना, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब या तो ऑप्शन 2 सही है या ऑप्शन 3 सही है।
मतलब आंसर या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अगर हम 2 की बात करें, जंक्शन इन द सर्किट, तो सिंपल सी बात है कि जहां जंक्शन होता है वहां नोड होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके लिए ये तो सही होगा, मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा। तो बात समझ में आई कि जो केसीएल होता है वो एप्लीकेबल होता है किसके लिए, जंक्शन इन ए सर्किट। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो आपको पता है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, पावर कैलकुलेशन। आपको बताया था मैंने आई स्क्वायर आर, और ये क्या होते हैं आपके नॉन लीनियर। In figure given below, the initial capacitor voltage is 0. The switch is closed at t बराबर 0. t बराबर 0 पे अगर स्विच क्लोज है तो फाइनल स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। तो हम अगर फाइनल स्टडी स्टेट की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यहां से ये हमारा क्या हो गया 20 वोल्ट, स्विच हमारा क्या हो गया क्लोज, और क्या है हमारे पास 10 ओम। और आपको पता है कि स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन, और इधर हमारा क्या है 10 ओम। ये हो गया हमारा 10 ओम और ये हो गया हमारा 10 ओम। अब हमें वोल्टेज निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे 20 वोल्ट। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पहला ही आपको ऑप्शन देगा 20, ओपन है, ओपन है तो 20 वोल्ट पूरा यहां आ जाएगा। चूंकि ये क्या है गलत, क्यों, क्योंकि इससे पहले यहां पे कुछ ड्रॉप तो होगा, तो यहां पर अगर ड्रॉप होगा तो यहां पर और यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी क्या होगा 10 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वहीं इसके अक्रॉस आएगा, नहीं आएगा, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या जाएगा 10 वोल्ट। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं हमने, डायरेक्ट हम स्विच को क्लोज किया, सिंपली ओपन हो गया, ओपन होती है हम इस रेजिस्टेंस का तो ध्यान देते नहीं है और आंसर क्या लगा के आ जाते हैं 20 वोल्ट। यहां 20 वोल्ट कब होता है, जब ये यहां पर ओपन होता, तो हम बोल सकते थे डायरेक्ट कि यहां पर क्या आ जाएगा 20 वोल्ट, लेकिन आपका रेजिस्टेंस आ चुका है पहले, इसलिए कुछ ड्रॉप तो यहां पे होगा नहीं होगा, तो वो कितना होगा 10 वोल्ट, जिसके कारण इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 10 वोल्ट। Which of the following statement are correct in association with the superposition theorem? हमें सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सुपरपोजिशन के लिए सही है और कौन सा स्टेटमेंट सुपरपोजिशन के लिए सही नहीं है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स, इसका मतलब क्या है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका काम क्या होता है। तो हमें पता है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है हम कब यूज करते हैं, जब आपको एक से ज्यादा सोर्स दिए गए हों, किसमें, सर्किट में या नेटवर्क में। तो आप क्या करते हो, आप एक सोर्स को डीएक्टिवेट करते हो और जो दूसरा सोर्स है उसको आप क्या रखते हो, एक्टिव। उस सोर्स के कारण आने वाली जो करंट है वो आप फाइंड करते हो, जिस भी रेजिस्टेंस में फाइंड करनी है। फिर सेकंड केस में आप क्या करते हो कि जो सोर्स पहले डीएक्टिवेट था उस सोर्स को आप एक्टिव करते हो, और जो सोर्स पहले एक्टिव था उस सोर्स को आप क्या कर देते हो, डीएक्टिव। मतलब ये तो यहां से क्लियर हो गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम अगर मैं लागू कर रहा हूं या मैं सुपरपोजिशन अगर अप्लाई करता हूं किसी भी नेटवर्क में, तो हमें सोर्स की तो आवश्यकता पड़ेगी और वो एक से ज्यादा तो होंगे, तभी मैं सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स। सेकंड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट इन ए ब्रांच और वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच, बिल्कुल सही। हम यूज ही इसलिए करते हैं थ्योरमों का कि हमें वोल्टेज फाइंड हो जाए, करंट फाइंड हो जाए, सिंपली। इट इज एप्लीकेबल टू डायरेक्ट करंट सर्किट, यहां पर क्या लगा दिया उसने, ओनली, यहां पर उसने क्या लगा दिया, ओनली। तो क्या हम ओनली डीसी सर्किट के लिए यूज करते हैं थ्योरम, ऐसा तो हमें नहीं पता।
हम तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एसी और डीसी के लिए। तो ऐसा तो हमें पढ़ाया भी नहीं गया है कि हम ओनली डीसी के लिए यूज करें। तो ऑप्शन थर्ड गलत। तो आप सिंपली क्या करो, अगर एक भी आपका स्टेटमेंट गलत आ जाता है तो यहां ये क्वेश्चन आपके इस तरह से होते हैं, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट श्योर हो आपकी ये गलत है तो आप ऑटोमेटिकली आपका आंसर फाइंड हो जाता है। मतलब दो ऑप्शन तो आपके 100% एलिमिनेट हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट में अगर आप श्योर होते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट तो गलत है तो सिंपली आपके दो ऑप्शन तो यहां एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखो आप कि आपके यहां पर भी थर्ड और यहां पे भी, तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या होगा यहां पर एलिमिनेट। तो सिंपली हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फोर्थ, और हमारा आंसर आ गया 1, 2 एंड 4। इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग लीनियर एंड बाइलैटरल एलिमेंट। ये तो इसकी मस्ट है कंडीशन कि ये लीनियर के लिए ही लागू होती है, नॉन लीनियर के लिए लागू नहीं होती है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। Thevenin equivalent of network in figure are 10 volt and 2 ohm. If a resistance of 3 ohm is connected across terminal AB as shown in figure 2, what are the Thevenin equivalent? मतलब ये हमें क्या दिया गया है, एक इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट है, उसी को हमने यहाँ पर क्या है लगा दिया 3 ओम। मतलब यहाँ पर हमें एक वोल्टेज दिया गया है और एक रेजिस्टेंस हमें दिया गया है और इसको हमने इससे कनेक्ट किया है। तो ये जो वोल्टेज है वो कितना है, हमें द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क इज 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट था और ये क्या है 2 ओम। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, हमने यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया अब इसके साथ 3 ओम। 3 ohm is connected across terminal A and B. What are the Thevenin equivalent? तो Thevenin equivalent अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, RTH जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट शॉर्ट, और जैसे ये शॉर्ट हो गया ये दोनों पैरेलल में हो गए, और ये पैरेलल होने का मतलब है 6/5, और 6/5 का मतलब क्या हो गया 1.2। तो ये 5.2 और 5.2 तो ये तो होगा नहीं, तो 1.2 और 1.2। अब बात करते हैं VTH की। तो सिंपली जो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा VTH होगा। तो इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज फाइंड हो जाए तो वो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो आप, 3y क्या हो जाएगा 5 × 10, तो क्या हो गया 6। तो यहां से आपका वोल्टेज कितना आ गया 6, तो आपका आंसर क्या आ गया B। तो बात समझ में आई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके काफी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम दिमाग नहीं लगा पाते हैं किस तरह से होगा, तो आपको ये जो सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू ए लोड द एफिशिएंसी, हमें क्या निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा कोई भी एक सर्किट है और यहां हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये हो गया हमारा RL और ये हो गया हमारा RS, यही हमारा क्या होता है RTH। ये हो गया हमारा सोर्स वोल्टेज VS और इसमें करंट हो गई हमारी। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा IL × RL, ठीक है। और यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा हमारा VS × IL × VL और VS × IS, होगा नहीं होगा। आउटपुट क्या हो जाएगा पावर की फॉर्म में यही होगा VI, और VI मतलब आउटपुट पे क्या हो जाएगा लोड पे VL × IL VS, और IL से IL क्या हो गया कैंसिल आउट। अब हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या होता है सोर्स रेजिस्टेंस या RTH। तो जब RL = RS हो जाता है, क्या RL = RS, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा BS/2 वहीं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा BS/2। हम क्या करते हैं एग्जाम में,
हम एक फॉर्मूला रट लेते हैं कि P मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है, VTH²/4RL। आप सिंपली इस तरह से जाओ, सिंपली आप क्या फाइंड करो, करंट फाइंड करो, और सिंपली आप लोड के अक्रॉस पावर पूछिए तो सिंपली आप क्या करो, P = V²/RL। तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हो। आपने बस एक फॉर्मूला रटा हुआ है, VTH²/4RL। ठीक है, तो यहां से RL = क्या हो गया, RS, और यहां से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, VL की वैल्यू अगर हम देखें तो VL की वैल्यू क्या मिल गई हमें, VS/2, और यहां से VS है हमारे पास, तो यहां से एफिशिएंसी क्या आ गई मेरी, 50%। तो यहां से एफिशिएंसी हमें क्या मिली, 50%। ये 50% एफिशिएंसी जब हमें मिली है, इसका मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिकल में हमें मेनली क्या देखना होता है, एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एफिशिएंसी पे गौर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप। मेनली जो एफिशिएंसी का रोल होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल में होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर एफिशिएंसी हमें 50% मिल रही है, फिर भी हम उसको नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है 50% तो हमें एफिशिएंसी मिली, लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम 50% अगर एफिशिएंसी मिलती है तो ये मोर देन सफिशिएंट नहीं है। तो यहां पर कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एफिशिएंसी जो है वो 50% होती है, इसलिए हम कौन से सर्किट यूज नहीं करते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से आपको ऑप्शन सिंपली एक बेसिक क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें कि एफिशिएंसी हमारी क्या है, 50%। कब आई थी एफिशिएंसी 50%, जब RL = क्या है, RS। अगर हमारा RL > RS हो तो यहां से एफिशिएंसी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 50%। और अगर RL < RS हो तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, <50%। तो यहां से आपसे सिंपली क्या पूछा है, एफिशिएंसी, तो आपकी क्या जाएगी, 50%। मिलमन्स थ्योरम यील्ड इक्विवेलेंट टू, तो आपको पता है जो मिलमन्स थ्योरम होती है वो किस तरह से हम मिलमन्स थ्योरम लगाते हैं कि एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, V इक्विवेलेंट। ये हो गया R1 V1, R2 V2, R3 V3। तो इसका अगर हम V इक्विवेलेंट फाइंड करें तो किस तरह से करते हैं हम, ये ध्यान रखना कि यहां पर मैंने क्या लिया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्वेश्चन में क्या करता है, वो अपोजिट भी दे सकता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, साथ में फिर उसको लेके चलोगे। जैसे यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो +V1 G1 +V2 G2 +V3 G3। एक भी अगर इसकी पॉलिटी अपोजिट हो जाती है तो वहां आप उसको माइनस के साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं V इक्विवेलेंट की, तो V1 G1 +V2 G2 +V3 G3 डिवाइड बाई क्या हो जाता है, G1 +G2 +G3, यह आ जाता है हमारा V इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/G1 +G2 +G3। तो यहां से हमारा एक क्या बन जाता है, और यहां से एक मेरा क्या है, ये RL। तो ये तो आ गया हमारा V इक्विवेलेंट, और ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट, ये है हमारा RL, और ये है हमारा I इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। द H पैरामीटर H11 H22 आर रिलेटेड टू Z एंड Y पैरामीटर S। तो सबसे पहले हमें इन पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। किस तरह से, अगर हम Z पैरामीटर की बात करें, Z पैरामीटर,
तो z पैरामीटर की बात करें तो v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। यहाँ से अगर हम i1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, z11 इज इक्वल टू v1 अपॉन i1, ठीक है। और जब i1 मेरा 0 है तो यहाँ से z12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v1 अपॉन i2। क्या मिलेगा, v1 अपॉन i2, मतलब ट्रांसफर इम्पिडेंस। क्या मिलेगा, ट्रांसफर इम्पिडेंस। और अगर हम बात करें यहाँ पर, और कौन सा मिलेगा, i1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट। i1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट। अगर हम बात करें Z22 की, तो Z22 हमें क्या मिलेगा, V2 अपॉन I2। ये क्या हो जाएगा आपका इम्पिडेंस, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। अगर हम I2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या I2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 और Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, Z पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, Y पैरामीटर। तो Y पैरामीटर में हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1, Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। यहाँ से अगर हम वही केस की बात करते हैं हम कि V2 इज इक्वल टू 0, V2 अगर 0 हो गया तो यहाँ से Y11 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 अपॉन V1। ये क्या मिलेगा, एडमिटेंस। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, एडमिटेंस। यहाँ हमें क्या मिल रहा था, इम्पीडेंस। और अगर हम यहाँ पर Y21 की बात करें तो क्या हो जाएगा, I2 अपॉन V1। ये क्या मिलेगा, ट्रांसफर एडमिटेंस। क्या मिलेगा, ट्रांसफर एडमिटेंस। और ये क्या है, ओपन सर्किट। क्या है ये, ओपन सर्किट। क्या है ये, ओपन सर्किट। अब अगर हम बात करें V1 की अगर वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यहाँ से हमें Y12 इज इक्वल टू I1 अपॉन V2 और Y22 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I2 अपॉन V2। अब एक और हमारे पास है जिससे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर हो गए। लास्ट है हमारा H पैरामीटर। H पैरामीटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। वही केस अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि I1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। होगा नहीं होगा, I1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, शॉर्ट सर्किट। I1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम ये क्या होंगे मेरे, ओपन।
ये होगा ओपन सर्किट और ये होगा मेरा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और I1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। तो यहाँ से अगर मैं I1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये क्या मिल गया मुझे, वोल्टेज गेन। क्या मिल गया मुझे, वोल्टेज गेन। और H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। अब अगर हम V2 इज इक्वल टू 0, और V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से अगर मैं V2 इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 और H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। तो अगर हम तीनों में देखें, तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो I1 इज इक्वल टू 0, पहले हम कंपेयर करते हैं किसको, I1 इज इक्वल टू 0 और I1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, V2 अपॉन I2, मतलब Z22 और H22, क्या H22 और Z22, ये क्या होगा यहाँ से कि Z22 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z22, होगा नहीं होगा, देख सकते हो आप किस तरह से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं V2 इज इक्वल टू 0 की, V2 इज इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू 0 किस में है, इसमें। तो V2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, H11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1 और H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। तो यहां से हम बोल सकते हैं H11 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11, मतलब ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होंगी, मतलब H11 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11 और H22 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z22, ये मेरी कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, ये मेरा होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यहाँ से मेरा ये आ गया H11 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11 और H22 इज इक्वल टू, और ये मेरा होगा नहीं। तो इस तरह से हम इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क फंक्शन, हमें नेटवर्क फंक्शन दिया हुआ है और नेटवर्क फंक्शन में हमें कुछ नेटवर्क हमें दिए गए हैं। अब हमें निकालना है कि हमारा LC इंपीडेंस नेटवर्क क्या होगा, ठीक है। तो LC अगर हम बात करें, हमें पूछा क्या गया है, LC ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ठीक है। तो इंपीडेंस हो या एडमिटेंस, क्या इंपीडेंस या एडमिटेंस। तो अगर मैं इंपीडेंस की बात करता हूं, कोई भी सीरीज R और L की, मेरे पास एक सीरीज R और L है, तो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास यहां से, या फिर मैं मान लेता हूं इसको, सॉरी LC नेटवर्क मान लेता हूं मैं C, तो ये हो जाएगा 1/CS और ये हो जाएगा SL। तो यहां से अगर मैं यहां से इक्विवेलेंट अगर निकालूं तो 1/CS प्लस SL, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस S² LC अपॉन SC, ये हो जाएगा मेरा ZS, होगा नहीं होगा, इम्पीडेंस। यहीं अगर मैं किसकी बात करूं, एडमिटेंस की, C है और मेरे पास ये L है, तो यहाँ से अगर एडमिटेंस की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SC अपॉन 1 प्लस S² LC। बात समझना।
दोनों में अगर मैं इन दोनों का अगर पोल और जीरो बनाता हूं, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाते हैं आपके पोल, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं पोल बनाता हूं तो पोल मेरा क्या मिलेगा, एक तो इस पे, और जीरो मुझे मिलेंगी इस तरह से, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इस केस में मुझे पोल कहां मिलेंगे, यहां पर, और जीरो कहां पे मिलेगी, यहां पर। तो इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है कि जो भी मुझे पोल या जीरो हैं, एक तो सेंटर पे मिलना चाहिए, साथ में अल्टरनेटिव मुझे पोल और जीरो मिलने चाहिए, और सारे के सारे जो पोल जीरो हैं वो कौन से इमेजिनरी पार्ट पर होने चाहिए, नॉट रियल पार्ट, ठीक है। तीन चीज आपको याद रखनी है, सेंटर पर या तो जीरो होना चाहिए या पोल। सेकंड, अल्टरनेटिव मुझे जीरो और पोल मिलने चाहिए, और थर्ड, इमेजिनरी एक्सिस पर होने अल्टरनेटिव चाहिए। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटर में क्या कोई जीरो और पोल है, अल्टरनेटिव तो होंगे। मैंने अगर यहीं पे अगर मैं बात करता हूं इसकी, चलो नीचे देख लेते हैं हम, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 3 और एस स्क्वायर प्लस 9, यही है हमारे पास। यहां से अगर मैं पोल और जीरो फाइंड करना चाहूं तो हमारे पास पोल क्या आ जाएंगे, पोल हमारे पास एक तो आएगा s इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, एक हमारे पास j√3 आएगा, नहीं आएगा, और एक हमारे पास आएगा क्या 9 है, ठीक है। और ये 9 जो है वो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा j3, होगा नहीं होगा, ठीक है। या फिर मेरा इसको मैं अभी फाइंड करते हैं हम, तो इसको अगर हम फाइंड करें तो यहां से एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको फाइंड करता हूं तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस j3, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर रूट ऑफ क्या आ जाएगा -1, और रूट ऑफ क्या है यहां पर 9, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 और √9 का क्या हो जाएगा 3। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस j3, ठीक है। तो यहां से s क्या आ जाएगा, प्लस माइनस j3। अगर हम बात करें किसकी, जीरो की, तो जीरो में हमारे पास s इज इक्वल टू प्लस माइनस j1 और s इज इक्वल टू प्लस माइनस j2। तो क्या मुझे कोई सेंटर पे पोल जीरो मिला, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर और कंडीशन की मैं बात करूं तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, देखते हैं कि अगर मैं सबसे पहले मेरे पास क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, सॉरी सबसे पहले मुझे मिलेगा पोल, क्योंकि √3 है, लेकिन √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा, ये होते हैं j3, सॉरी आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, यही वाला मिलेगा, क्योंकि प्लस j1, तो यहां पे मेरे पास जीरो हो गए। चलो इसके बाद क्या मिलेगा मुझे, 1 से ऊपर मेरी क्या है 1.7, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, पोल, ठीक है, प्लस j√3 और माइनस j√3, और ये है प्लस j1 माइनस j1। नेक्स्ट इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस j2 और माइनस j2, और नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, प्लस j3 और माइनस j3, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अल्टरनेटिव तो मिल रहे मुझे पोल और जीरो, लेकिन क्या सेंटर पर मुझे कोई पोल मिला या कोई जीरो मिला, नहीं। तो हो सकता है ये आपका LC नेटवर्क ना
हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी दो कंडीशन तो फुलफिल हैं, लेकिन ओरिजिन पर मुझे ना तो जीरो मिला ना पोल मिला, इसलिए ये नेटवर्क आपका क्या है, एलसी नेटवर्क नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो यहीं पे इसकी हम कर लेते हैं कि s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस माइनस J2। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, पोल। 0 की अगर हम बात करें तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस J1 और s इज इक्वल टू प्लस माइनस J3, ये हो गई हमारी 0। तो इसके लिए अगर हम इसको ड्राइव करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस ली मैंने, तो यहां पर सबसे पहले तो मेरे पोल आ जाएगा ये, उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 और आएगा 0, उसके बाद क्या आना चाहिए, पोल तो आएगा पोल, और उसके बाद क्या आएगा, 0 तो आ गया 0। तो क्या मेरी कंडीशन फुलफिल हुई तीनों की तीनों? पहली इमेजिनरी एक्सिस पर है, दूसरी सेंटर पर मुझे पोल या 0 मिला, और तीसरी मुझे अल्टरनेटिव पोल 0 पोल 0 पोल 0। मतलब मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड जो होगा एक तो आंसर होगा। मतलब अगर मैं यहां पर जाता हूं तो ये ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम क्या करें कि अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट भी नहीं है, सॉरी फर्स्ट भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट। अब या तो मेरा थर्ड होगा या मेरा फोर्थ होगा। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि दोनों में पोल और 0 तो है, अब उसने क्या किया एग्जामिनर ने कि एक क्वेश्चन में जरूर आपको सेंटर पे पोल 0 नहीं दिया, लेकिन तीनों में आपको सेंटर पर पोल या 0 दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमें डायरेक्ट में बना रहा हूं इसका, ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले 0 मिला, तो हमने एस इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0, सॉरी। फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें, पोल, ये मिल गया हमें पोल, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हो गया हमारा प्लस J1 और माइनस J1, सॉरी ये ठीक है, हाँ। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 0, और ये हो गया हमारा प्लस J2 माइनस J2। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, वैसे तो ये हमारा बन चुका है अल्टरनेटिव, इसकी भी हम देख लेते हैं, इसमें भी अगर कोई डाउट हो आपको। तो यहां पर अगर मैं 0 की बात करूं तो मुझे, सॉरी ये 0 मिल गया, एस इज इक्वल टू 0। 0 के बाद मुझे पोल मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं देखता हूं, हाँ ठीक है पोल मिलेगा मुझे, ये पोल मिल गया। अब मुझे क्या मिलना चाहिए यहां पर, 0, मतलब ये, लेकिन यहां पर अगर मैं देखता हूं तो प्लस माइनस यहां से आता है J3 और यहां से आएगा प्लस माइनस J2, तो कौन सा बड़ा है, प्लस माइनस J3, तो पहले क्या आएगा मेरा पोल, तो दोबारा मेरा क्या आ गया यहां पर पोल, और फिर दोबारा क्या आ गया मेरा 0। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो ये सेकंड एंड फोर्थ आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखनी है, तीन चीजें, कि आपकी इमेजिनरी एक्सिस पर क्या मिलना चाहिए, अल्टरनेटिव पोल 0 होने चाहिए, और सेंटर पर एक ना एक आपको पोल या 0 फाइंड होना चाहिए। 5 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रो। हमें 5 सेल दिए हुए हैं, किस तरह से, इस तरह से, हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 सेल हैं। तो हर का एक ईएमएफ हो गया, E1 E2 E3 E4 एंड E5। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एंड R5। अब क्या कह रहा है ये, कि ये जो रो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। इस तरह से मेरे पास 4 रो हैं, एक रो हो गई और सेकंड रो,
ऐसे ही मेरे पास 4 रो हैं। अब मेरे पास ये जो 4 रो हैं, ये 4 रो मेरे किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है मेरी? ये पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर मेरे कनेक्ट हैं तो इसके लिए मैंने एक और रो ली, और ये मेरी क्या हो गए? पैरेलल में कनेक्ट। वहीं इसका E1, 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 E2, 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 E3, 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 E4, सॉरी E4, E4, E5, 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 R1, 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 R2, 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 R3, 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 R4, 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 R5, R5, R5। अब मैंने क्या किया कि एक रेजिस्टिव लोड मैंने यहां पे लगाया दिया। क्या लगा दिया? एक रेजिस्टिव लोड RL, जिसकी वैल्यू है 1.25 ओम। तो हमें फाइंड करनी है क्या इसमें? ई सेल हैज EMF कितना दे रखा है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ऐसे ही करके सबका EMF इतना है। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। द करंट थ्रू द लोड, हमें फाइंड करना है क्या? करंट हमें फाइंड करना है। तो अब हमें करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट के लिए अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस RL प्लस, अगर मैं सीरीज में एक साथ रेजिस्टेंस को ऐड करता हूं तो टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? N इंटू R। N क्या होगा वहां पर? जितने आपने रेजिस्टेंस यूज किए, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है? सेम। तो 1 2 3 4 5 सेल यूज किए हैं और हर सेल का रेजिस्टेंस कितना है? 0.2। तो यहां से क्या आ जाएगा? NR। और ये पैरेलल में भी कनेक्ट है, 1 2 3 4, कैसे? 4 रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू के और पैरेलल में कनेक्ट है। तो R इक्विवेलेंट कितना होता है? R/M। यहां पर N अगर लिया है तो यहां पे मैं क्या ले सकता हूं? M। तो ये होगा आपका क्या? इस सर्किट का R इक्विवेलेंट। होगा नहीं होगा? मतलब कैसे कि अगर मेरे पास मान लो ये 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू R R R R और R है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू क्या हो गई? जो भी उसको कितने से? 1 2 3 4 5, तो N डॉट R। होगा नहीं होगा R इक्विवेलेंट? अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, 1 2 3 4 5, यहां पर 4 है, यहां पे 5, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहां पे R/N। तो यहां पर मेरे सीरीज में भी है और पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 1.25 प्लस N कितना है मेरा? 5, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.2 डिवाइड बाई M कितना है मेरा? 4। तो ये हो गया 4। तो यहां से अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या होगा? 0.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1.25, तो कितना आ जाएगा? 1.5। तो R इक्विवेलेंट मेरा आ गया 1.5 ओम।
अब बात करते हैं हम E की, तो E इक्विवेलेंट भी हमारा क्या आ जाएगा N डॉट E, क्योंकि टोटल हमारी बैटरी कितनी है 5 और हर बैटरी का कितना है 1.5, यही है क्या, हर बैटरी का वोल्टेज 1.5 है और 1 2 3 4 5 5 बैटरियां हैं, तो टोटल हमारे पास जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.5 इंटू 5 7.5। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन 1.5, तो 7.5 डिवाइड बाई 1.5 ये मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा आपका आंसर 5 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा आज का जो BCT के प्रोग्राम है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।